तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया हो तो उस डाइपोल पर क्या इफ़ेक्ट होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। इससे पहले हम लोगों ने डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, डाइपोल के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट किया किसी भी पॉइंट पर। वो पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट था या एक्सियल पॉइंट था या फिर एक जनरल पॉइंट था। और उसी दौरान हम लोगों ने बात की थी कि अगले लेक्चर में अब हम लोग ये देखेंगे कि किसी डाइपोल को जब हम किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में एक डाइपोल है AB और इस डाइपोल को हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये इसका कोई भी एक आर्बिट्रेरी पोजीशन है। मान लीजिए कि जो डाइपोल का एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं है, एक जनरल ओरिएंटेशन है। अब हम लोग देखेंगे कि इस पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि फोर्स ऑन द डाइपोल, यानी क्या ये डाइपोल कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर करेगा तो कितना करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए कि ये एक पॉइंट चार्ज है और हम जानते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया होता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स वैल्यू इज Q इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फोर्स को हमने नाम दे दिया है F प्लस, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। इन द सेम वे ये निगेटिव चार्ज जो है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी पॉइंट चार्ज अगर निगेटिव है और किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है तो वो फील्ड के ऑपोजिट एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वैल्यू वही होती है Q इंटू E। तो इस डाइपोल के दो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, दोनों की वैल्यू QE के बराबर होगी लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। यानी नेट फोर्स ऑन द डाइपोल अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा F वेक्टर जो कि F प्लस वेक्टर और F माइनस वेक्टर का वेक्टर सम होगा। और आप देखिए फिगर में कि F प्लस और F माइनस इक्वल और अपोजिट है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं F माइनस वेक्टर इक्वल्स माइनस F प्लस वेक्टर। और इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी ये डाइपोल कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जबकि डाइपोल के जो चार्जेस हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल फोर्स, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल दैट विल बी इक्वल टू 0। A dipole experiences no net force in a uniform external field। कोई भी डाइपोल अगर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया हो तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है देन द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। क्यों, इसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है,
यानी हर एक पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पर जो फील्ड की वैल्यू होगी, फॉर एन एग्जांपल इसको हम E1 कह देते हैं और इसको E2 कह देते हैं। तो ये चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F प्लस इक्वल्स क्यू E2, और ये चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो करेगा Q इंटू E1। और ये दोनों फोर्स चूँकि मैग्नीट्यूड में अलग अलग हैं, दोनों इक्वल नहीं हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे और एक ये डाइपोल जो है एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि डाइपोल पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 तभी होगी जब वो डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया हो। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि चलिए इस पर नेट फोर्स की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स, उनका लाइन ऑफ एक्शन अगर एक नहीं है, उनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच में अगर कुछ सेपरेशन है, तो उनका नेट फोर्स भले ही 0 हो लेकिन वो एक नई क्वांटिटी को जन्म देते हैं और वो है टॉर्क, यानी रोटेशनल टेंडेंसी आएगी इसमें। तो हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि इस डाइपोल पर कितना टॉर्क काम करेगा। टॉर्क क्यों काम करेगा समझ रहे हैं, क्योंकि दो इक्वल फोर्स हैं सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस हैं, तो दो इक्वल ऑपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, तो वो टॉर्क या कपल कंस्टिट्यूट करता है। तो नेक्स्ट थिंग हम लोग कैलकुलेट करें टॉर्क ऑन द डाइपोल। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है कि अगर मान लीजिए कोई फोर्स है F वेक्टर, ये कोई पॉइंट O है और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का, ये R वेक्टर है, तो इस फोर्स का टॉर्क O के अबाउट, ये R क्रॉस F, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर हम लोग देखें कि जो टॉर्क होगा इस डाइपोल पर, चूँकि एक फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, यहाँ हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ये दोनों ही टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे किस पॉइंट के अबाउट, O के अबाउट, क्योंकि ये डाइपोल इस O के अबाउट ही रोटेट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और इसके कारण टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके वेक्टोरियली जोड़ देंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू F प्लस वेक्टर प्लस टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू F माइनस वेक्टर। अब ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से देख लीजिए, F प्लस इससे जो ये देखिए R वेक्टर, यहाँ पर R वेक्टर की जगह क्या है, ये OB वेक्टर, यानी OB वेक्टर क्रॉस F प्लस वेक्टर प्लस, इसके लिए देखिए, इसके लिए हमारा R वेक्टर का रोल कौन प्ले करेगा, OA वेक्टर, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, तो OA वेक्टर क्रॉस F माइनस वेक्टर। अब देखिए OB वेक्टर क्रॉस F प्लस वेक्टर प्लस OA वेक्टर क्रॉस, नाउ वी कैन राइट F माइनस वेक्टर एज माइनस F प्लस वेक्टर माइनस F प्लस वेक्टर, OB वेक्टर क्रॉस F प्लस वेक्टर प्लस, इस माइनस को सिंपली यहाँ शिफ्ट करिए, माइनस OA वेक्टर क्रॉस F प्लस वेक्टर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये OB वेक्टर है क्रॉस F प्लस वेक्टर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस OA वेक्टर, माइनस OA वेक्टर का मतलब क्या हो गया, AO वेक्टर, यानी OA का ऑपोजिट, सिंस
AO वेक्टर इक्वल्स माइनस OA वेक्टर। चलिए अब ये कॉमन आ जाता है F प्लस वेक्टर, इसको बाहर करिए, OB वेक्टर प्लस AO वेक्टर क्रॉस F प्लस वेक्टर। अब देखिए OB वेक्टर प्लस AO वेक्टर, OB वेक्टर इज दिस इज OB वेक्टर एंड AO वेक्टर इज दिस AO वेक्टर। इन दोनों का सम अगर हम करें तो क्या बन जाएगा, AB वेक्टर। दिस इज AB वेक्टर क्रॉस, अब देखिए F प्लस वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू E वेक्टर। तो अब यहाँ पर देखिए टाउ वेक्टर इक्वल्स, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं QAB वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। व्हाट इज दिस, ये क्या है, चार्ज इनटू सेपरेशन। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिला वो ये मिला। आप देखिए टॉर्क जो है डाइपोल पर वो नॉन जीरो है, यानी इस डाइपोल पर टॉर्क काम कर रहा है। ये डाइपोल जो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है, इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, लेकिन टॉर्क इस पे काम कर रहा है। यानी ट्रांसलेशनल मोशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है, इसलिए ट्रांसलेशन का कोई स्कोप नहीं है। ये डाइपोल जो है एज ए होल ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, लेकिन इस पर टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, सो इट कैन रोटेट। इसलिए जब किसी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उसके पास रोटेशन की संभावना होती है, ट्रांसलेशन की नहीं। वो ट्रांसलेट नहीं करेगा, रोटेट ही कर सकता है। अब यहाँ आइए वापस, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में PE साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का ये डेफिनेशन है। अब आप देखिए कि ये टॉर्क, इसके भी जीरो होने की संभावना है। ये भी जीरो हो सकता है, कब, जब साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। और ये कब हो सकती है, 0 डिग्री पे भी हो सकती है, 180 डिग्री पर भी। यानी दो ओरिएंटेशन हैं इस डाइपोल के, जब ये डाइपोल जीरो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। यानी देखिए हम इन दोनों सिचुएशन को आपको दिखा रहे हैं। ये अगर डाइपोल इस तरह से हो -q + q, तो आप देखिए कि इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है p वेक्टर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि थीटा क्या है, p वेक्टर और e वेक्टर के बीच का एंगल। अगर यही डाइपोल इस तरह से रखा गया हो -q + q, तो इसके डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट हैं, यानी ये थीटा इक्वल्स 180 डिग्री का केस। इन दो सिचुएशन में हम लोगों ने देखा कि टॉर्क की वैल्यू 0 आई, यहाँ भी टॉर्क 0, यहाँ भी टॉर्क 0। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर आप एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में इस सिचुएशन में ले जाके छोड़ देते हैं तो ये इसी तरह से रहेगा, यानी ना इसमें ट्रांसलेशन होगा और ना ही इसमें रोटेशन होगा।
अगर हम इस वे में भी इसको रिलीज़ करते हैं तो भी इसमें ना ट्रांसलेशन होगा ना रोटेशन होगा, यानी कि डाइपोल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी ये दो ओरिएंटेशन इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इन दोनों सिचुएशन में डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि यहाँ पर टॉर्क ज़ीरो है और नेट फोर्स भी ज़ीरो है। क्योंकि नेट फोर्स तो हर ओरिएंटेशन में ज़ीरो होता है, लेकिन इन दो ओरिएंटेशन में टॉर्क भी ज़ीरो हो जा रहा है। तो फोर्स और टॉर्क जब दोनों ज़ीरो हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। यानी इन दो ओरिएंटेशन में डाइपोल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोगों ने फोर्स और टॉर्क देख लिया। अब एक तीसरी चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप 11th में पढ़ चुके हैं, जानते भी होंगे। जब भी कोई किसी भी बॉडी पर या किसी भी सिस्टम पर जब एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क करता है और वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स भी मौजूद हो, तो सिस्टम में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, एंड दैट एनर्जी इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा इसको अगर सिंपल वे में समझें तो जैसे एक स्प्रिंग इमेजिन करें। एक स्प्रिंग है, उसमें एक ब्लॉक कनेक्टेड है। उस स्प्रिंग को जब आप प्रेस करते हैं तो आप एक्सटर्नल एजेंट हैं, आपने उस स्प्रिंग पर वर्क किया और आपका जो वर्क है वो उस स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे आप किसी ब्लॉक को ग्राउंड से उठाते हैं तो आप एक्सटर्नल एजेंट हैं, कंजर्वेटिव फील्ड है, वहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं उस ब्लॉक को उठाने में। आपने जो वर्क किया वो उस ब्लॉक में एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, जिसे अगेन आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक जगह आप उसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, दूसरी जगह उसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इस डाइपोल को मूव करने में जो वर्क हमें करना होगा वही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। यानी हमें पहले वर्क कैलकुलेट करना होगा। देखिए, वर्क डन in rotating the dipole through a small angle d theta dw tau d theta, और टाउ क्या है? पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। देयरफॉर वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल from theta equals 90 degree to theta equals theta is W equals integration of dW PE, इसे बाहर करें, sin theta d theta from 90 degree to theta, PE sin theta, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा, तो ये हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 ज़ीरो,
तो वर्क डन हो गया माइनस PE cos थीटा। और यही वर्क जो एक्सटर्नल एजेंट ने किया वो इस डाइपोल में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल U इक्वल्स W माइनस P cos थीटा। इसे ही हम लोग लिख सकते हैं U इक्वल्स माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो ये डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको फिर से एक बार क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, कहीं पर भी हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो आपने ये पढ़ा होगा 11th के वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। पहली चीज़ तो ये, तो हम पोटेंशियल एनर्जी वहीं कैलकुलेट कर सकते हैं जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स मौजूद हो। चूँकि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है या कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पाए। अगर यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड मौजूद नहीं होता तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ता है। कोई भी बॉडी जिसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसमें एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा और एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क है वही उस बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं वहाँ पर हम लोग बेसिकली वर्क कैलकुलेट करते हैं। कौन सा वर्क? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि ये जो डाइपोल है इसमें अब एक्सटर्नल एजेंट इस डाइपोल को अगर हम डी थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, ये देखिए ये डी थीटा एंगल से हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो इसको रोटेट करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को एक टॉर्क लगाना होगा। तो एक्सटर्नल एजेंट ने इस पर टॉर्क अप्लाई किया तो वर्क वो करेगा, और हम लोग जानते हैं कि रोटेशनल वर्क डन होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये टॉर्क बेसिकली एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया गया टॉर्क है जो कि इस फील्ड के टॉर्क के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग डाइपोल को यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म रोटेशन में नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। तो एक्सटर्नल एजेंट जो टॉर्क लगाएगा वही टॉर्क, उस टॉर्क की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए वर्क डन कैलकुलेट किया, और ये वर्क डन हम लोग थ्रू इंटीग्रेशन यहाँ कैलकुलेट करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब एक और बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि हम लोग वर्क डन जो कैलकुलेट कर रहे हैं थीटा इक्वल्स 90 से थीटा इक्वल्स थीटा तक क्यों कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हमें एक रेफरेंस से जूम करना पड़ता है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन चैप्टर में अगर आपने कैलकुलेट किया था तो वहाँ पर आपने ये माना था कि इन्फिनिटी पर, इन्फानाइट सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से हम लोग जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हम लोगों ने वहाँ पर एज्यूम किया कि भाई इन्फिनिटी पर अगर चार्ज रखे गए हों तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो यहाँ पर भी ये जो आप देख रहे हैं थीटा इक्वल्स 90, ये हमारा रेफरेंस है, यानी हम लोगों का ये रेफरेंस पॉइंट है कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग 0 एज्यूम करेंगे। और आप देखिए यहाँ पर P cos थीटा, थीटा 90 आप पुट करेंगे, U की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन जो भी होता है फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू जनरल पॉइंट, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है थीटा इक्वल्स 90। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे तो ध्यान दीजिए R इक्वल्स इन्फिनिटी टू R, यानी वहाँ हम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके R तक ला रहे थे क्योंकि वहाँ हमारा रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर था। तो रेफरेंस पॉइंट से जनरल पॉइंट तक हम लोग आ गए, और इस तरह से हम लोगों ने वर्क कैलकुलेट किया और ये पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गया। यहाँ और कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको कोई आपत्ति हो सकती है।
चलिए अब देखिए, इस पोटेंशियल एनर्जी में भी जो U हम लोगों ने निकाला माइनस PE cos थीटा, ये भी एट थीटा इक्वल्स 90 डिग्री ये ज़ीरो है। चलिए ठीक है, हम लोगों ने रेफरेंस माना भी था कि थीटा इक्वल्स 90 पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगा। अब देखिए कि एट थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि टॉर्क और फोर्स दोनों की वैल्यू ज़ीरो थी। तो वहाँ पर अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आखिर एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी कितनी होगी, माइनस PE cos 0 1, और आप देखिए कि ये मिनिमम एनर्जी है, इससे कम एनर्जी नहीं हो सकती। एट थीटा इक्वल्स 180 डिग्री U क्या हो जाएगा, माइनस PE cos 180 माइनस 1 दैट इज PE, और ये मैक्सिमम एनर्जी हो गई। यानी इन दो ओरिएंटेशन पर थीटा इक्वल 0 डिग्री का जो ओरिएंटेशन था वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मिनिमम आई, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब ये क्या इंडिकेट करता है, देखिए किसी भी पॉइंट पर अगर सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो, नेट टॉर्क 0 हो, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। और उस पॉइंट पर यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसकी एनर्जी अगर मिनिमम हो जाए तो ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और जिस पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम में है वहाँ उसकी एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी थीटा इक्वल 0 पर एक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और थीटा इक्वल्स 180 पर एक डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग किसको कहते हैं, यानी इस इक्विलिब्रियम की खास बात क्या होगी, ये जैसे अगर डाइपोल ये है, अगर आप इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, यानी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ देंगे, तो वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा और इस कोशिश में वो ऑसिलेट करने लगेगा, क्योंकि वो वापस आना चाहेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर इससे आगे बढ़ जाएगा और इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा। इस इक्विलिब्रियम की खासियत ही ये होती है कि कोई भी बॉडी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और आप उसे थोड़ा डिस्प्लेस कर दें तो और रिलीज़ कर दें, डिस्प्लेस करने के बाद, तो वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने की कोशिश करता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात ये होती है कि किसी भी बॉडी को जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर आप उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो और फर्दर डिस्प्लेस होता चला जाता है। यानी इस डाइपोल अगर इस तरह से ओरिएंटेशन में है और अगर थोड़ा सा आप इसे डिस्प्लेस कर देंगे तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा बल्कि और डिस्प्लेस होता चला जाएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो गई। एक और इक्विलिब्रियम होता है जो आप जानते होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, यही एनर्जी, फोर्स और टॉर्क तो ज़ीरो होगा, एनर्जी जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की खासियत ये होती है कि अगर कोई भी बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है और उसे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, तो वो ना तो आने की कोशिश करता है ना दूर जाने की कोशिश करता है, आप उसे जहाँ छोड़ देंगे वहीं रह जाएगा वो, ठीक है। और इन तीनों इक्विलिब्रियम को अगर आप भूल रहे हैं अगर 11th की इस बात को, तो आप इस तरीके से सिंपली इसको याद रख सकते हैं। देखिए एक बाउल है ये, और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ एक बॉल रखा हुआ है, एक बॉल यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। चूँकि ये बॉल रेस्ट में है इसीलिए इस पर फोर्स 0, टॉर्क भी 0। यहाँ भी बॉल रेस्ट में है, फोर्स 0, टॉर्क 0। यहाँ भी बॉल रेस्ट में है तो फोर्स 0, टॉर्क 0। अब यहाँ देखिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, तो सबसे नीचे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम।
ये सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और ये देखिए ये नीचे या ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, यानी कहीं भी चले जाएं, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। अब आप यहाँ से देखिए, दिस इज़ कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज़ कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करें यहाँ, ये वापस आएगा, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, ये और डिस्प्लेस हो जाएगा, इसको जहाँ डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे ये वहीं चला जाएगा। ये खासियत है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। तो चलिए, डाइपोल के बारे में हम लोगों ने ये जान लिया कि डाइपोल अगर किसी यूनिफॉर्म फील्ड में हो तो उस पर फोर्स कितना एक्ट करेगा, उस पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, कब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब नेक्स्ट क्लास में डाइपोल से रिलेटेड थ्योरी लगभग हमारी पूरी हो गई है। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे और उस प्रॉब्लम्स के थ्रू कुछ और बातों का, डाइपोल से रिलेटेड कुछ और बातों का डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम के थ्रू ही हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर एक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया हो तो उस पर इफ़ेक्ट क्या होगा। ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम लोगों की जो थ्योरी है डाइपोल से रिलेटेड वो पूरी हो गई। ठीक है।